नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म वाईफाई राजस्थान एग्जाम पर। साथियों, मैं विष्णु कुमार आरपीएससी आरएस एम एसएसबी बोर्ड के लिए आपके साथ राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए जुड़ा हूं। और अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सभी एजुकेटर की आप लाइव क्लासेस देख सकते हो। एजुकेटर पूरी कंप्लीट तैयारी करवाता है आपको, और अनलिमिटेड लाइव एक्सेस ले सकते हो। वीकली क्वेश्चन आंसर सेशन आप ले सकते हो। डाउट क्लियरिंग सेशन वहाँ पर होता है। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा गाइडेंस आपको मिल जाता है। करना क्या है, आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, आपके मोबाइल नंबर एंटर करने हैं, ठीक है। उसके बाद आरपीएससी सेक्शन में जाना है और सबसे पहले विष्णु कुमार जांगिड़ को फॉलो करना है, जिससे आने वाले जो इंडियन ज्योग्राफी के टेस्ट हैं और राजस्थान ज्योग्राफी के टेस्ट हैं उनके बारे में आपको नोटिस मिल सके, इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथियों, ये आपकी स्पेशल क्लासेस होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ठीक है। प्लस क्लासेस के केवल चार्जेस लगते हैं, और चार्जेस भी कितना, अगर आप 12 महीने के लिए कोई प्लान लेते हैं तो केवल 583 रुपीज़ पर मंथ। अगर 24 मंथ्स के लिए लेते हैं तो केवल 350 रुपीज़ पर मंथ में आपको ये प्लान मिल जाएगा। साथियों, इसके अतिरिक्त अगर आप विष्णु वन कोड का, रेफरल कोड का यूज करेंगे तो यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। साथियों, हमारा राजस्थान ज्योग्राफी में टॉपिक चल रहा था सॉइल, यानी राजस्थान की मृदाएं। आज जो है वो सॉइल कंप्लीट हो जाएगा, उसके अंदर कोई इश्यूज नहीं आएंगे। और आज जो है इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, और कंप्लीट करने के बाद में फिर कल से जो है नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। चलिए, हमने मृदा के बारे में बहुत कुछ देख लिया था, और हमने 6, 7, 8 प्रकार की मिट्टियों को देख लिया था। यानी लास्ट टाइम हमने देखा था एलुवियल सॉइल, दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी या फिर डेल्टाइन मिट्टी। इसमें हमने बांगर और खादर की भी हमने चर्चा कर ली थी। आज साथियों आगे बढ़ते हैं, और नंबर 8 हम देखते हैं भूरी दोमट मिट्टी, यानी ब्राउन एलुवियल सॉइल। यह राजस्थान में मिट्टी मुख्य रूप से बनास बेसिन में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? बनास बेसिन में। मैंने आपको जो पहले दिन राजस्थान ज्योग्राफी अपना जो ये सोइल वाला मैप बताया था, इस मैप में मैंने आपको बताया था कि इस जगह पर, यहाँ पर जहाँ बनास नदी का फ्लो होता है, इस जगह पर ब्राउन सोइल मिलती है। तो बस उस मिट्टी का पूरा नाम क्या है? भूरी दोमट मिट्टी, यानी ब्राउन एलुवियल सॉइल। साथियों, ये मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? बनास बेसिन में मिलती है। और अगर आपसे पूछे कि मुख्य क्षेत्र कौन सा है, तो आप बताना कि नवाबों की नगरी जो टोंक है, ये इसका मुख्य क्षेत्र है और यहाँ पर ये मिलती है। साथियों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि इस मिट्टी में या इस मृदा में फॉस्फेट नामक जो फॉस्फेट होता है वो पर्याप्त मात्रा में मिलता है। साथियों, मैंने आपको बार बार कहा है कि राजस्थान की लगभग सभी मिट्टियों में नाइट्रोजनी तत्वों की और कार्बनिक तत्वों की कमी आती है। केवल अभी तक हमने एक मृदा ऐसी पढ़ी है जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थों की अधिकता होती है, और उस मृदा का नाम क्या है? एलुवियल सॉइल, जिसका स्टडी हमने कल किया था, यानी जलोढ़ मृदा। तो साथियों, भूरी दोमट मृदा कहाँ पर मिलती है? बनास बेसिन में। और मुख्य रूप से कौन सा जिला? टोंक जिला। और किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? फॉस्फेट की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। ये नंबर 8। नंबर 9 की बात करें तो पर्वतीय मिट्टी। साथियों, पर्वतीय क्षेत्र में जो मिट्टी मिलती है या मृदा मिलती है उसे पर्वतीय मिट्टी या पर्वतीय मृदा बोलते हैं, यानी माउंटेन सॉइल। तो ये कहाँ पर मिलती है? पर्वतीय क्षेत्र में मिलती है। आप सभी जानते हो राजस्थान के लगभग मध्य भाग से एक माउंटेन रेंज क्रॉस होती है, और उस माउंटेन रेंज का नाम क्या है? उस माउंटेन रेंज को विष्णु पुराण में परिपत्र के नाम से जाना गया है, और उसे हम सामान्य भाषा में अरावली के नाम से जानते हैं। पहली बात ये हुई। दूसरी बात देखिए, जो अरावली माउंटेन है, इस माउंटेन के ऊपर जो सोइल मिलती है उस सोइल का नाम क्या है? पर्वतीय मृदा, यानी माउंटेन सोइल। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो अरावली है वो प्री कैम्ब्रियन एज में बनी थी। कौन सी एज में बनी थी? प्री कैम्ब्रियन एज के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ। नंबर 1 बात। तो प्री कैम्ब्रियन एज में इसका जब फॉर्मेशन हुआ तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बनी है। किससे? धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जिसमें ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टरजाइट, ये तीनों प्रमुख हैं। ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टरजाइट। अब आप जानते हो ये प्री कैम्ब्रियन एज आज से लगभग 56 करोड़ वर्ष पहले आया था। कब आया था? 56 करोड़ वर्ष पहले। अब देखिए, ये जो आपके प्री कैम्ब्रियन एज की जो आपके माउंटेन है, इसका क्या होता है? इरोजन होता है, यानी अपर्दन होता है। अभी आगे मैं चर्चा करूंगा अपर्दन क्या होता है, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके, ठीक है। इससे क्या हुआ? ग्रेनाइट और नीस चट्टानें घिस घिस कर जिस मिट्टी का निर्माण हुआ उसे हम बोलते हैं माउंटेन सॉइल। साथियों, इस मृदा की गहराई कम होती है, ये इसकी खास बात है कि इसका जो लेयर होता है
वो कम मोटा मतलब पतला होता है। क्यों? क्योंकि इसका डेप्रिसिएशन ज़्यादा होता है, इसका इरोजन ज़्यादा होता है, अपरदन ज़्यादा होता है, यानी इस मृदा की गहराई कम होती है। जब इस मृदा की गहराई कम होगी तो इस मृदा में कृषि कार्य कम होंगे। उसका एक कारण है। कारण क्या है साथियों? जैसे मान लीजिए ये माउंटेन है, ये आपके अरावली पर्वत है, और इस अरावली पर्वत पर यहाँ पर कुछ मिट्टी बनी, और मिट्टी बनते ही बारिश आ गई, बारिश आते ही ये मिट्टी बहकर नीचे चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिट्टी का लेयर है वो कभी भी मोटा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हवा के माध्यम से या फिर जल के माध्यम से उसका क्या हो जाएगा? उसका इरोजन हो जाएगा, उसका अपरदन हो जाएगा। इसीलिए इस मृदा की जो लेयर होती है ना, जो परत होती है, वो क्या होती है? वो पतली होती है साथियों। ठीक है ना? क्योंकि क्यों होती है ये पतली परत? क्यों होती है? क्योंकि इसका क्या होता है? अपरदन अपरदन ज़्यादा होता है, यानी इरोजन इसका ज़्यादा होता है। ये इसका कारण है। जब पतली होती है परत तो इसके अंदर कृषि एक्टिविटीज़ यानी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, कृषि कार्य बहुत कम होते हैं। इसकी ढालों पर क्या होती है? मक्का की खेती होती है। यानी अरावली की जो ढाल है वो किसके लिए फेमस है? मक्का की खेती के लिए फेमस है। साथियों, इस माउंटेन सोइल को अधूरे निर्माण की मृदा बोलते हैं। क्यों अधूरे निर्माण की मृदा बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर जैसे ही मिट्टी बनने लगी थी और उसकी प्रक्रियाओं के अंदर आने लगी थी, तब तक बारिश आ गई, या जल के माध्यम से या हवा के माध्यम से क्या हो गया? उसका अपरदन हो गया और उसकी परत बहकर नीचे चली गई। तो ये अधूरे निर्माण की मृदा कहलाती है। इसका मुख्य क्षेत्र क्या है? वैसे तो पूरी की पूरी अरावली इसका मुख्य क्षेत्र है, लेकिन फिर भी आपके उदयपुर, सिरोही, अजमेर, राजसमंद, डूंगरपुर, ये वाला जो रीजन है ये इस क्षेत्र के अंदर मुख्य रूप से मिलती है। और इसी मृदा के अंदर किसकी खेती की जाती है? आपके मेज़ का कल्टीवेशन होता है, मक्का की खेती होती है मेरे प्यारे साथियों। ये बात आप समझ गए। यहीं पर क्या होता है? आपके मक्का की खेती होती है, और ये बड़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो इस प्रकार से ये आपकी पर्वतीय मिट्टी है। बड़े छोटे से 4 बातें याद रखनी है, ज़्यादा नहीं रखना है। अब देखते हैं साथियों लवणीय मिट्टी यानी सेलेलाइन सोइल। साथियों लवणीय मिट्टी क्या होती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये क्या है? कम उपजाऊ है। क्या है ये? कम उपजाऊ है। अब देखो, यह मिट्टी मुख्य रूप से गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, यानी यह वह क्षेत्र है जहां पर या तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना आ रखी है, और या फिर नर्मदा नहर परियोजना आ रखी है। यानी मुख्य रूप से ये लवणीय मृदा कहाँ पर मिलती है? आपके जो नहरी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के अंदर ये आपके लवणीय मृदा मिलती है। अगली बात देखो, इस मिट्टी में लवणीय व क्षारीय तत्व अधिक मिलते हैं। यानी इस मिट्टी के अंदर जो नमकीनी पदार्थ होते हैं, जो लवण की मात्रा होती है, जो क्षार की मात्रा होती है, वो ज़्यादा होती है साथियों। और जिस मिट्टी के अंदर ये होता है या जिस मृदा में होती है वो उपजाऊ नहीं होती है। वो कैसी होती है? वो अनउपजाऊ होती है। उपजाऊ कौन सी होती है? जिसमें कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होते हैं, जिसमें आपके नाइट्रोजनी पदार्थ ज़्यादा होते हैं, जिसमें पोटास की मात्रा ज़्यादा होती है, वह मृदा उपजाऊ होती है साथियों। ठीक है, तो इसमें लवणीय तत्व और क्षारीय तत्व ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये अनउपजाऊ होती है। लेकिन इस मिट्टी में जिप्सम, हरी खाद, रॉक फॉस्फेट आदि का उपयोग करके इसे क्या बनाया जा सकता है? इसे हम उपजाऊ बना सकते हैं। इसे हम क्या बना सकते हैं? उपजाऊ बना सकते हैं। और इस मिट्टी के अंदर किस प्रकार की खेती की जा सकती है? गन्ना, माल्टा, खट्टे फल। खट्टे फल और माल्टा के लिए कौन फेमस है? आपके श्री गंगानगर फेमस है। ठीक है, देखो भूरी जलोढ़ मिट्टी, ये आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में भी कुछ भागों में पाई जाती है। भूरी जलोढ़ मिट्टी हमने पहले भी देखा था, जो कल वाला हमारा क्लास था जिसमें देखा था हमने भूरी दोमट मिट्टी या भूरी जलोढ़ मृदा, एक ही बात है। तो ये आंशिक रूप से यहाँ पर भी पाई जाती है। अब देखिए लवणीय मिट्टी क्या होती है साथियों, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, वो चीज़ को समझिए। ठीक है, इसको तो हमने स्टडी कर लिया। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ लवणीय मृदा की। किसकी बात कर रहा हूँ? लवणीय मृदा। देखिए मान लीजिए ये मेरा जो रीजन है, यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर आ रही है और ये मेरा खेत है, और इस खेत के अंदर मैं सिंचाई करता हूँ। मान लीजिए ये मेरा खेत है और इस खेत के अंदर मैंने पानी से सिंचाई करी। ठीक है साथियों, पानी से सिंचाई करी तो मुझे वैज्ञानिक तरीके से यानी वैज्ञानिक साइंटिफिक वे के अंदर मुझे सिंचाई करनी चाहिए थी। लेकिन मैं किसान हूँ और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मेरे दिमाग में क्या सोच है कि ज़्यादा पानी दूंगा तो फसल ज़्यादा अच्छी होगी। तो मैंने क्या किया, इस इंदिरा गांधी नहर से अनलिमिटेड पानी मेरे खेत में दे दिया। और ये पानी जो है मृदा प्रोफाइल, मैंने आपको बताया था ना, यानी सोइल प्रोफाइल यानी मृदा परिच्छेदिका,
ठीक है ना। इसके तहत ये पानी क्या है, नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद में एक साइंस के अंदर टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं केशिकत्व प्रक्रिया यानी कैपिलरी सिस्टम। केशिकत्व प्रक्रिया यानी कैपिलरी सिस्टम, याद आया साथियों। ये जो केशिकत्व प्रक्रिया है, ये कैपिलरी सिस्टम है, इसकी वजह से ये पानी नीचे जाता है और वापस बाल जितनी पतली पतली नलिकाएं होती है उसके माध्यम से ये पानी वापस ऊपर आ जाता है। तो देखो, अब आप बोलोगे केशिकत्व प्रक्रिया क्या होती है। साथियों, आप सभी राजस्थान से बिलोंग करते हैं लगभग, तो आपने चिमनी देखी है। चिमनी के अंदर तेल जो है वो नीचे होता है और चिमनी की जो रोशनी होती है वो ऊपर यहाँ पर जलती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो यानी तेल नीचे है, जो भी लिक्विड है वो नीचे है और रोशनी ऊपर आ रही है। यानी इसका मतलब है ये जो आपने जो धागा लगाया है, इससे के माध्यम से ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हुए, यानी ग्रेविटी के विपरीत काम करते हुए ये जो तेल है ऊपर जा रहा है और ऊपर जाकर रोशनी पैदा कर रहा है। ठीक उसी प्रकार अगेंस्ट ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत ये जो जल नीचे आया था ज़्यादा मात्रा में, वह वापस ऊपर जाता है। अब चूंकि यहाँ पर जो चट्टाने हैं वो लवणीय चट्टाने हैं। कैसी चट्टाने हैं? लवणीय चट्टाने हैं या फिर नमकीन चट्टाने हैं, जिन्हें हम बोलते हैं माइकासिस्ट रॉक्स। तो ये अपने साथ में वापस क्या लेके जाती है? लवण लेके जाती है और इस लवण को जो है आपके मेरे खेत की ऊपरी जो परत है यहाँ पर जमा कर देती है और इसे ही हम बोलते हैं रेह या कल्लर। क्या बोलते हैं? रेह या कल्लर। वैसे अगर देखा जाए तो लवणीय कोई मिट्टी नहीं होती है, कोई टाइप नहीं है लवणीय मृदा का, लेकिन हम ज़्यादा सिंचाई करते हैं कहाँ पर? ड्राई रीजन में, यानी शुष्क क्षेत्र में। तो वहाँ पर मरुस्थल वाला भाग होता है और उसकी वजह से, मरुस्थल होने की वजह से, मरुस्थल किसका पार्ट है? 33C का पार्ट है, ठीक है। और वहाँ पर नमकीनी चट्टानें ज़्यादा है। तो पानी जब ज़्यादा मैं सिंचाई करूँगा खेत में तो वापस ऊपर जाएगा और अपने साथ में नमकीनी तत्व लेके जाएगा और उसको यहाँ पर जमा कर देगा और इसे ही हम क्या बोलते हैं? रेह या कल्लर बोलते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है अब आपको समझ आ रहा होगा। तो देखिए इसका कारण क्या है? शुष्क क्षेत्रों में अधिक सिंचाई करने से सतह के ऊपर, यानी खेत की सतह के ऊपर नमक की परत जमा हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेह या कल्लर बोलते हैं। और इसी मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? इसी मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? लवणीय प्रकार की मृदा बोलते हैं, जो कहाँ पर होती है? मुख्य रूप से अधिक सिंचित क्षेत्रों में होती है। और कौन से क्षेत्रों में? शुष्क क्षेत्रों में। अब शुष्क क्षेत्रों में शुष्क वो इसलिए है क्योंकि उसके नीचे जो है आपके माइकासिस्ट रॉक्स होती है और उनसे लवण के पदार्थ बाहर आकर ऊपर आकर जमा हो जाते हैं और इसीलिए लवणीय मृदा का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, समझ आ गया होगा आपको। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। हमारे राजस्थान की जो मृदाएं हैं उनका इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। 1991 में अमेरिका के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने साइंटिफिक बेस के ऊपर अपनी मृदाओं को 11 भागों में बांटा, जिसमें से 5 प्रकार की ऐसी मृदाएं हैं जिनका संबंध राजस्थान से भी है। यानी वहाँ पर मिलने वाली 11 प्रकार की मिट्टियों में से 5 प्रकार की मिट्टियों के जो गुण हैं, ठीक है, वो और उनकी 11 में से 5 प्रकार की मिट्टियों के गुण लगभग समान मिले हैं। इसलिए हमने बोला कि ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है। तो देखते हैं क्या है ये क्लासिफिकेशन। साथियों, ए मैंने इंडिकेट कर रखा है आपके हाड़ौती के पठार में, और यहाँ पर जो मिट्टी है इसका नाम है वर्टिसोल। क्या नाम है साथियों? इसका नाम है वर्टिसोल। और वर्टिसोल जो सॉइल है ये कहाँ पर है? आपके प्लेट्यू ऑफ हाड़ौती, यानी हाड़ौती के पठार पर है। नंबर 1 बात, प्लेट्यू ऑफ हाड़ौती के ऊपर है। यानी इस हाड़ौती के पठार पे कौन सी मिट्टी मिलती है? काली मिट्टी। इसका मतलब ये हुआ कि वर्टिसोल और ब्लैक सॉइल और बोथ आर इक्वल, यानी दोनों क्या है? सेम है। यानी वर्टिसोल ही क्या है? काली मिट्टी है, जो आपके कहाँ मिलती है? हाड़ौती के पठार पे। नंबर 2, अगर हम पॉइंट बी की बात करें तो इसे हम बोलते हैं अल्फीसोल। और पॉइंट बी आप देख रहे हो, आपके यहाँ पर दिखाई दे रहा है पॉइंट बी। और ये जो पॉइंट बी है आपका क्या है? ये आपका मैदानी क्षेत्र है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र है। और मैदानी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी मिलती है? एलुवियल सोइल मिलती है, जलोढ़ मृदा मिलती है साथियों। तो ये जो जलोढ़ मृदा है उसको इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन में क्या नाम दिया गया है? अल्फीसोल मृदा। ऐसे ही हम नंबर सी की बात करें तो ये है इंसेप्टिसोल। और ये नंबर सी आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पर एक माउंटेन है आपके जिसका नाम है विष्णु पुराण में परिपत्र, और वैसे हम उसे बोलते हैं अरावली। इस अरावली माउंटेन रीजन पे
जो है ये पर्वतीय क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पर कौन सी मृदा मिलती है, माउंटेन सोइल यानी पर्वतीय मृदा मिलती है। और पर्वतीय मृदा को इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन में क्या बोलते हैं, इनसेप्टी सोल बोलते हैं, इनसेप्टी सोल बोलते हैं। हालांकि ये फिक्स नहीं है कि ये पर्वतीय क्षेत्र में मिलेगी, वैसे जो इंसेप्टी सोल होती है ना वो अर्ध आर्द्र और आर्द्र प्रकार के क्षेत्र में मिलती है साथियों, ठीक है, अर्ध आर्द्र और आर्द्र प्रकार के क्षेत्र में मिलती है। आगे बढ़ते हैं। डी, ये जो डी इंडिकेशन कर रखा है मैंने, ये देखिए ये आपके शुष्क रीजन, ये जो आपका अर्ध शुष्क यानी जो सेमी ड्राई रीजन है, जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है जिसमें गग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, जिसमें नागौरी उच्च भूमि और आपके लूनी बेसिन आता है, उस क्षेत्र में जो मिट्टी मिलती है उसे हम बोलते हैं एंटी सोल। क्या बोलते हैं, एंटी सोल। यानी एंटी सोल मृदा कौन सी है, आपके बलुई मृदा का ही एक प्रकार है जो अरावली के जस्ट वेस्टर्न पार्ट में मिलता है, जिसे हम सिरोजम मिट्टी बोलते हैं। उसके अलावा देखिए ई मैंने इंडिकेट कर रखा है आपके जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर वाले रीजन में, ये है आपके एरिडी सोल। साथियों एरिडी सोल का क्या मतलब है, जो आपके प्योर बलुई मृदा है, यानी कौन सी मृदा है, बलुई मृदा है। इस बलुई मृदा को इंटरनेशनल लेवल पे किस नाम से जानते हैं, एरिडी सोल के नाम से जानते हैं। बात समझ आ गई। यानी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो उसमें एंटी सोल और एरिडी सोल के बारे में कोई स्पेशल डिफरेंस नहीं किया गया है, लगभग दोनों मृदाएं समान हैं, एंटी सोल और एरिडी सोल। इंसेप्टी सोल है वो आपके अर्ध शुष्क रीजन और शुष्क जो आपके अर्ध आर्द्र और आर्द्र क्षेत्र में मिलती है, यानी हमारा पर्वतीय क्षेत्र है आता है। अल्फी सोल जो है आपके जलोढ़ मृदा है और वर्टिसोल जो है आपके हाड़ौती के पठार पे मिलने वाली काली मृदा का प्रकार है साथियों। तो यही आपके राजस्थान की मृदाओं का इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है। अब देखते हैं साथियों मृदा अपर्दन क्या होता है। अपर्दन का मतलब होता है मृदा की 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर परत को बनने में हजारों वर्ष लगते हैं, लेकिन कुछ समय में ही ये परत नष्ट हो जाती है, इसे ही मृदा अपर्दन कहते हैं। और इसी मृदा अपर्दन को रेंगती हुई मृत्यु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंगती हुई मृत्यु। क्या बोलते हैं, क्रीपिंग डेथ बोलते हैं। तो देखिए ये एक तो हिम के माध्यम से होती है, हवा के माध्यम से होती है और जल के माध्यम से होती है। तो देखते हैं साथियों अवनालिका अपर्दन। जल के माध्यम से 2 प्रकार के अपर्दन होते हैं, एक होता है अवनालिका और एक होता है चादरी अपर्दन। जो अवनालिका अपर्दन होता है उसे बोलते हैं GULLY गुली इरोजन, जो कहाँ पर होता है, चंबल नदी में। अब साथियों क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो हमारी चंबल रिवर है इसके दोनों तरफ जो है ग्रेनाइट के चट्टाने हैं। क्या चट्टाने हैं, ग्रेनाइट की। तो वर्षा के समय जब इस नदी में पानी ज़्यादा आता है तो ये अपनी चौड़ाई को ज़्यादा नहीं फैला सकती। क्यों, क्योंकि ग्रेनाइट को इतनी जल्दी नहीं काटा जा सकता, तो उस वजह से ये गहराई के अंदर गहरी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना, यानी ये गहरी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इस प्रकार के अपर्दन को बोलते हैं अवनालिका अपर्दन। ये जो चंबल नदी करती है राजस्थान में सबसे ज़्यादा। और दूसरा है चादरी अपर्दन, जो कि ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। कौन से क्षेत्र में होता है, ज़्यादा वर्षा वाला जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में क्या होता है, पानी ज़्यादा गिरता है और पानी बहता है। तो जब पानी बहता है तो अपने साथ में जो है मिट्टी को बहा कर ले जाता है, उसे हम बोलते हैं चादरी अपर्दन। देखिए अवनालिका अपर्दन क्या है, चंबल नदी बेसिन के अंदर ज़्यादा होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं, जिसे ये अवनालिका अपर्दन कहते हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा कोटा जिले में, चंबल नदी क्षेत्र में, या फिर हम कह सकते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग यानी हाड़ौती के पठार में ये ज़्यादा होता है। उत्खात भूमि या बीहड़ भूमि क्या होती है, अवनालिका अपर्दन के कारण उत्खात भूमि या बीहड़ भूमि का निर्माण होता है। इसे हम बोलते हैं क्या, उत्खात भूमि या बीहड़ भूमि को क्या बोलते हैं, बेडलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। यानी ये उबड़ खाबड़ जो क्षेत्र होता है वही बेडलैंड टोपोग्राफी कहलाता है। करौली जो है इसे डांग की रानी कहते हैं, और आप जानते हो इस क्षेत्र में डांग और बीहड़ 2 क्षेत्र ज़्यादा मिलते हैं। ये दोनों ही क्या है, आपके बेडलैंड टोपोग्राफी के भाग हैं। डांग सबसे ज़्यादा करौली में और बीहड़ सबसे ज़्यादा सवाई माधोपुर में मिलता है। जल के माध्यम से होता है चादरी अपर्दन, जब ऊपरी परत को बहा देता है पानी तो वो चादरी अपर्दन कहलाता है, और सबसे ज़्यादा आपके सिरोही, माउंट आबू में और राजसमंद में देखने को मिलता है। ऐसे एक होता है वायु अपर्दन या परत अपर्दन।
साथियों जब तेज हवाएं चलती है तो मिट्टी की ऊपरी परत जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, इसे ही हम बोलते हैं परत अपरदन या वायु अपरदन, जो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, आपके पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। धरातलीय अपरदन, साथियों जो ये सरफेस आप देखते हो पूरी पृथ्वी का, इस पर वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, नदियों के माध्यम से जहाँ पर भी अपरदन होता है तो उन्हीं सभी अपरदन को क्या बोलते हैं, धरातलीय अपरदन बोलते हैं, जो कि पूरे राजस्थान क्या पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से अपरदन होता ही होता है और आपको देखने को मिलता है। मृदा अपरदन के कारण क्या है, वनों की हमने क्या कर दी, कटाई कर दी है। हमने चारागाह क्षेत्र में अत्यधिक पशु चारण किया है, जिसकी वजह से पूरे घास के मैदान साफ हो गए हैं और फिर मिट्टी आसानी से उड़ने लग गई है। तेज आंधियां चलती है, उसकी वजह से दक्षिणी राजस्थान के अंदर जो हमारे स्थानांतरित कृषि होती है, जिसे हम वालरा बोलते हैं, उसकी वजह से पेड़ काट दिए गए हैं और पेड़ काटने की वजह से यहाँ पर अपरदन हो रहा है। ठीक है ना। अवैज्ञानिक तरीके से हम कृषि करते हैं और जंगलों को काटकर हमने शहरीकरण को बढ़ावा दिया है, यानी मकान बनाए हैं सीमेंट के, इसे बोलते हैं कंक्रीट के जंगल, उसकी वजह से भी यहाँ पर अपरदन ज़्यादा होता है। इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, सूखा पड़ जाता है, बीजों का अंकुरण नहीं होता है, जल स्तर नीचे चला जाता है, नदियों के मार्ग और नहरों के मार्ग रुक जाते हैं साथियों, और भयंकर बाढ़ आ जाती है कई बार। क्या उपाय है, वनों के विनाश को रोको, पट्टीदार खेती करो, चारागाहों का निर्माण करो, मेड़बंदी करो, बांधों का निर्माण करो, दोनों नहरों के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण करो। ठीक है ना। वायु की दिशा के विपरीत वृक्षों की एक पट्टी लगाओ, जिसे हम बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। क्या बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट। ठीक है ना। ये वायु रोधी पट्टी होती है, पेड़ों के द्वारा बनाई गई। वैज्ञानिक कृषि को अपनाओ, फसल चक्र को अपनाना और वृक्षारोपण करना ही इसके उपाय है साथियों। क्या समस्याएं आ जाती है, कृषि के उत्पादन में कमी आ जाती है, खरपतवार की समस्या आ जाती है। खरपतवार क्या होता है, जब खेत के अंदर कोई हम मुख्य फसल बोते हैं, जैसे गेहूं बोई, उसके साथ में कुछ अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं छोटे छोटे, जो हमारे को जरूरी नहीं होता, उन्हें हम क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। फिर उसकी निराई गुड़ाई करते हैं और उस खरपतवार को दूर करते हैं। मरुस्थल का प्रसार होता है साथियों इससे। ठीक है ना, क्योंकि हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी तो मरुस्थल का प्रसार होगा। ये सभी समस्याएं जो है इससे उत्पन्न हो जाती है साथियों। आगे बात करते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए जोधपुर में कुछ संस्थाएं हैं। एक का नाम है 1952 के अंदर स्थापित संस्था है, जिसका नाम है काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, जो कि आपके कहाँ पर है, जोधपुर में है। दूसरी संस्था का नाम है जाफरी, जिसका फुल फॉर्म क्या है, जाफरी जूलॉजिकल एनिमल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये वन्य जीवों का संरक्षण करती है आपके शुष्क क्षेत्रों में, यानी पश्चिमी राजस्थान में, और ये भी कहाँ पर है, आपके जोधपुर जिले में स्थित है। एक तीसरी संस्था है जिसका नाम है आफरी। आफरी का मुख्य उद्देश्य क्या है, वनों को बढ़ाने का काम करना। क्या काम करना, वनों को बढ़ाने का काम करना आफरी कहलाता है। और ये जो आफरी है ये आपके कहाँ पर है, जोधपुर में है। कहाँ पर है, जोधपुर में। देखिए इस आफरी की स्थापना कब की गई थी, 1985 में। कहाँ पर की गई थी, जोधपुर में की गई थी। ये क्या है, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद जो देहरादून है ना, उसके 8 अनुसंधान संस्थानों में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, राजस्थान, गुजरात, दादर नागर हवेली के क्षेत्रों में जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं, वहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान करना और वानिकी क्षेत्र को बढ़ावा देना, यानी इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना जिससे वहाँ पर वानिकी जो क्षेत्र है वो बढ़े। ठीक है, और जिससे जैव विविधता का क्या हो, संरक्षण हो सके। जिससे क्या हो सके, जैव विविधता का संरक्षण हो सके साथियों। और एक नंबर 4 है जल आधिक्य की समस्या। ये समस्या क्या थी, जो हम देख रहे थे ना, राजस्थान की मृदाओं की समस्या, उत्पादन में कमी है, खरपतवार की समस्या है, मरुस्थल का प्रसार ज़्यादा है और जल आधिक्य ज़्यादा है। क्योंकि नहरी क्षेत्र के अंदर और नदियों वाले क्षेत्र में जो है जल का स्तर जब ऊपरी मिट्टी तक पहुंच जाता है, जो उसे आर्द्रता प्रदान करता है, जिसके कारण मिट्टी में वायु का प्रवाह रुक जाता है और जिससे मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और मिट्टी क्या हो जाती है, अनउपजाऊ हो जाती है साथियों। तो ये थी राजस्थान में मृदाओं की बात, राजस्थान में मृदाओं के प्रकार, राजस्थान में मृदा की समस्या, राजस्थान में जो अपरदन है उसकी समस्या और अपरदन के प्रकार क्या क्या होते हैं, इन सब की हमने क्या करी है साथियों, चर्चा करी है।
अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कोई पूछे कि पड़ों का मतलब क्या है, तो साथियों जब दलदली क्षेत्र के अंदर पानी सूख जाता है तो फिर जो उपजाऊ मिट्टी बचती है उसे स्थानीय राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं, पड़ों। भांजड़ क्या होता है साथियों, ऐसी भूमि होती है जहाँ पर वर्षा की कमी होने के कारण खेतों को बिना जोते हुए छोड़ दिया जाता है, यानी किसान उस पर फसल नहीं करता है, ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो उस स्थान की जो अनउपजाऊ मिट्टी होती है उसे परती भूमि बोलते हैं, अनउपजाऊ भूमि बोलते हैं या फिर बांझड़ बोलते हैं। नेहड़ क्या होता है, जो बाड़मेर और जालोर के अंदर कच्छ के रण का विस्तार है उसे नेहड़ बोलते हैं। लेटेरेजो क्या होता है, राजस्थान में जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक वनस्पति और अधिक वर्षा के कारण जो निक्सालन की क्रिया होती है, क्रिया होने के बाद जो मिट्टी बनती है उसे स्थानीय भाषा में लेटेरेजो कहते हैं। इसका मतलब समझिए, जैसे ये मिट्टी, ये सरफेस है और पानी बहुत ज़्यादा, जैसे माउंट आबू के अंदर पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, यानी 150 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, तो इस मिट्टी के जो उपजाऊ तत्व हैं वो क्या करते हैं, पानी के साथ रिस रिस के भूमि के अंदर चले जाते हैं, यानी सोइल प्रोफाइल में, यानी मृदा परिच्छेदिका में चले जाते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं निक्षालन की समस्या। ठीक है ना, यानी वो जो है जो मिट्टी बनती है वो फिर अम्लीय मिट्टी बन जाती है ज़्यादा, इसलिए उसे लेटेरेजो बोलते हैं राजस्थानी भाषा में। पालर पानी क्या होता है आप जानते हो, जो वर्षा का पानी होता है उसे पालर पानी बोलते हैं। आपसे पूछे कि तेलिया पानी क्या होता है, तो जब सिंचाई के पानी के अंदर कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बन्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसे तेलिया पानी बोलते हैं। हार्ड पेन क्या होता है, ये हार्ड पेन है। हार्ड पेन क्या होता है, मरुस्थल के क्षेत्र में 150 मीटर की गहराई पर जो हार्ड रॉक्स हैं, जो कठोर चट्टाने हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हार्ड पेन बोलते हैं। रेतीली मगरा क्या है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की मरुस्थल की मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, रेतीली मगरा बोलते हैं। और मगरा के नाम से राजस्थान में एक भेड़ की नस्ल भी मिलती है साथियों। तो ये थी राजस्थान की कुछ टर्म जो आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो आपको पता है, लेकिन फिर भी मुझे बताना ज़रूरी है और आपको जानना ज़रूरी है साथियों। तो इस प्रकार से आज हमारा जो है ये मृदा वाला जो टॉपिक है ये लगभग क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आप मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो वाईफाई 2.0 पर शाम को 5 बजे मुझसे लाइव जुड़ सकते हैं, वाईफाई 2.0 पर। अगर इंडियन ज्योग्राफी की क्लास देखनी है या फिर आपको इंडियन ज्योग्राफी या राजस्थान ज्योग्राफी का टेस्ट देना है तो आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद में RPSC सेक्शन में जाकर विष्णु कुमार जांगिड़ को फॉलो कीजिए। लगभग हर दिन या प्रत्येक दिन लगभग जो है आपका टेस्ट लगता है, तो आप वहाँ आइए और जानिए अपने आप को कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह रही है आपकी तैयारी में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही। स्वस्थ रहना, खुश रहना, मस्त रहना और अपनी स्टडी को कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहना। जय हिंद, जय भारत।